नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या 5000 साल पहले भी पृथ्वी पर ऐसी विकसित व्यवस्था थी, जहां आज का जो स्मार्ट सिटी का कल्पना है, वो 5000 साल पहले भी हो चुका था? क्या ऐसी व्यवस्था थी, जहां आज हम लोग उसको सोच नहीं सकते हैं? क्या पहले 5000 साल पहले भी लोग पका हुआ ईंटा, अच्छे नाली, अच्छे घर, पक्का मकान को जानते थे लोग, देश-विदेश से व्यापार करते थे। क्या ऐसी डेवलप व्यवस्था जो आज इमेजिन नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से आज स्मार्ट सिटी का एक इमेजिनेशन रखा गया है कि हम अपने शहर को स्मार्ट बनाएँगे, क्या वैसी व्यवस्था 5000 साल पहले भी थी? हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का। ईंटों से बना बहुमंजिला घर, एक जैसी गलियां, जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था और फ्लशिंग टॉयलेट्स, यह आपको किसी आधुनिक शहर की निशानियां लग रही होगी, लेकिन असल में यह हजारों साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह उसी दौर में थी जब प्राचीन मिस्र की सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी, अपने चरम पर थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम प्राचीन मिस्र की तुलना में बहुत कम जानते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता उस समय दुनिया में मौजूद कई दूसरे समाजों से बेहतर था और उसका रहन-सहन, आधुनिकता जो था वो अदर सभ्यताओं से अलग था। मतलब जैसे आज की दुनिया में अमेरिका है, अदर देश से अलग है, डेवलप्ड है, रिच है, उसी तरह से कभी 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करता था, जहाँ पूरा दुनिया पर राज करता था, जहाँ लोग डेवलप थे, प्लान्ड सिटी था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इसके विकास का दौर 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के लेक्चरर संगारा लिंगम रमेश कहते हैं कि 4000 ईसा पूर्व से पहले भी इस सभ्यता का अस्तित्व था। इसका केंद्र सिंधु नदी के आसपास का वह क्षेत्र था, अब पाकिस्तान और भारत में बटा हुआ है। इसमें ग्रामीण किसान समुदाय के साथ-साथ 1400 से ज्यादा कस्बे और शहर शामिल थे। यहाँ सबसे बड़ा इलाका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का था। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन मिस्र और प्राचीन मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, की सभ्यताओं से बहुत बड़ी थी। 80,000 बस्तियों वाली इस सभ्यता में लगभग 10,000 लोग रहते थे। कई वजहों से सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत विकसित माना जाता था, जिस तरह से आज आधुनिक दुनिया में अमेरिका को विकसित माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की गिनती उन सबसे शुरुआती बस्तियों में होती है, जहां ईंटों से घर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। यहाँ के लोग घर बनाने के लिए एक ही साइज की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ शहरों को एक जैसी गलियों, एक जैसी नाले 90 डिग्री के एंगल पर बनाया गया था। यहाँ कुएं भी एक जैसे थे, घरों में शौचालय थे और एक बेहतरीन सीवेज सिस्टम भी मौजूद था। बाथरूम की निर्माण शैली और सीवेज सिस्टम से पता चलता है कि यह सभ्यता गंदे पानी से होने वाली बीमारियों को लेकर जागरूक थी और साफ सफाई पर बहुत जोर देती थी। इस सभ्यता में शहरी आबादी के फैलाव से पता चलता है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन भी थे। इनमें से व्यापार का रास्ता भी आसान था और लोग यहाँ व्यापार भी करना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राचीन मेसोपोटामिया के साथ लकड़ी, मोतियों, तांबे, सोने और कपास जैसे वस्तुओं का व्यापार करते थे। इमारतों के अवशेषों से पता चलता है कि वहां शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर एक बेहतरीन नागरिक सरकार मौजूद थी। यह इस बात का सबूत है कि वहां एक अच्छी तरह से काम करने वाली शहरी अथॉरिटी थी, जो शहरों और बस्तियों के बुनियादी ढांचे की देखभाल और निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। जिस तरह से अभी शहर में नगर निगम काम करता है और जिस तरह से गांव में पंचायत काम करती है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी उस तरह का पावर अथॉरिटी था, जो शहरी क्षेत्र को देखभाल करता था। उनके शासन का एक तरीका था, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, यानी कोई शासक कुलीन वर्ग नहीं था,
बल्कि इसमें सामूहिकता की झलक मिलती थी। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे। उनके अनुसार यही बात सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे समाजों और सभ्यताओं से अलग करती है। यहाँ के खंडहर बताते हैं कि मिस्र के फिरऔन, फराओं या मेसोपोटामिया के राजाओं जैसे कोई शासक नहीं था और ना ही कोई बड़े शाही महल या इमारतें थी। मिस्र और मेसोपोटामिया में सत्ता और शक्ति एक व्यक्ति के बीच केंद्रित था। उन सभ्यताओं की पुरानी इमारतों में भी यही झलक दिखती है, जहां नौकरशाही और शाही नुमाइश की बात साम दिखती थी। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि सिंधु घाटी में कुछ हद तक सामाजिक दर्जाबंदी थी, लेकिन उस वक्त के दूसरे समाजों के मुकाबले बहुत कम थी। मिस्र और मेसोपोटामिया के भग्नावशेषों से सामाजिक स्तरों के अंतर का पता लगाना आसान है। दूसरी तरफ सिंधु घाटी में घरों के साइज में फर्क तो है, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि यहाँ वर्गीय अंतर कितना गहरा था। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे मानव कंकाल मिले हैं जिनसे हिंसा के कुछ सबूत मिलते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरे समाजों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण था। यहाँ किसी बड़े युद्ध की निशानी नहीं मिलती, जबकि दूसरे प्राचीन समाजों में यह आम थी। अगर हमें हिंसा के निशान नहीं मिलते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। उनके अनुसार अगर कोई समाज अपने युद्धों को प्रमुखता से नहीं दिखाता है, इतिहास में उसका कोई निशान नहीं छोड़ता, तो यह समझने में गलती कर सकते हैं कि वह शांतिपूर्ण थे या नहीं थे। हम अब भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वह कहते हैं कि अब भी पश्चिमी भारत में ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है, क्योंकि यह प्राचीन सभ्यता अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान के आज के हालात की वजह से इस वक्त वहां के खंडहरों की खुदाई करना बहुत कठिन है, मुश्किल है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के अवशेषों से वहां की संस्कृतियों के बारे में जानकारी जुटाना आसान था, क्योंकि उन्होंने पत्थर के टिकाऊ स्मारक जोड़े छोड़े हैं। लेकिन दूसरी ओर सिंधु सभ्यता में बड़े पैमाने पर मिट्टी की ईंटों और पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। बड़े पत्थरों, महलों या शाही मकबरों के बिना सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत जानना मुश्किल है। और यह इसलिए भी कठिन है क्योंकि हम यहाँ की स्क्रिप्ट को भी पूरी तरह से समझने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इस सभ्यता के साथ क्या हुआ, आखिर इतना विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये इतिहास अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग उनका राय है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक जलवायु परिवर्तन है। इन जगहों को 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास छोड़ा जाने लगा था और पुरातत्वविद व जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ इसका कारण मानसून के पैटर्न में आने वाले बदलावों को मानते हैं। मोहनजोदाड़ो में खुदाई से यह सबूत भी मिले हैं कि इस सभ्यता के खत्म होने से पहले लोग बाढ़ के असर को कम करने की कोशिश कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने से आधुनिक समाजों पर पड़ रहे प्रभाव को समझा जा सकता है, क्योंकि अगर हिमालय के ग्लेशियर आज तेजी से पिघलते हैं, तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। यानी कि फिर से जो अभी विकसित व्यवस्था है, अभी जो पृथ्वी पर रह रहे लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी हश्र सिंधु घाटी सभ्यता में रह रहे लोगों के तरह हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में चलने वाली आम सहमति पर आधारित शासन शैली उन्हें बचाने के लिए काफी नहीं थी। हालांकि आज के दौर के आधुनिक समाज जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कहीं बेहतर कदम उठा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास यह जानने की तकनीक नहीं थी कि असल में क्या हो रहा था, लेकिन आज हमारे पास यह तकनीक क्षमता मौजूद है। हम अपनी तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा समझदारी से कर सकते हैं, ताकि हमारी सभ्यता बनी रहे। और इस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण था, वो था जलवायु परिवर्तन। और लोग जो है काफी हद तक बाढ़ से ग्रसित होकर के पूरे के पूरे खत्म हो गए। धन्यवाद।